एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं। दिख नहीं रहे आपको, लेकिन है। बात आइए करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने एक मंथन किया अभी कल, और दिल्ली में उनके वॉलंटियर्स की एक मीटिंग भी हुई थी। उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई। उसमें यह हुआ कि जिस जगह उन्होंने आरोप लगाया, एक्चुअली अभिजीत दीपके ने, जो संस्थापक हैं इसके सीजेपी के, कि जहां हमको बड़ी मुश्किल से एक हॉल मिला मीटिंग करने के लिए, और बाद में वो आयोजक भी डर गया, उसको धमकी मिल गई कि तुमको हमारा बहुत बुरा हाल कर देंगे, इन लोगों को हॉल मत देना। तो लेकिन फिर उन्होंने जैसे तैसे अपनी एक मीटिंग एक पार्क के अंदर उन्होंने की। वो कह रहे कौन है, बीजेपी वालों ने दबाव डलवाया। वहां भी लोग पहुंच गए कि भाई ये रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस है, इसमें ये पॉलिटिकल इवेंट आप नहीं कर सकते। पुलिस भी आई वहां पर भी खूब वाद विवाद खैर चलता रहा। एनीवे, ये देख ही लीजिए, चलिए जब चली रहा है तो इसके बाद बताता हूँ बात क्या बनी। फिर दिखा दीजिए। वॉलंटियर्स मीट करने वाले थे, जिसके लिए हमें एक इंडोर मीटिंग करनी थी। इसके लिए हम हॉल चाहते थे। हम कई जगहों पर गए, किसी ने भी हमें हॉल नहीं दिया। सारे लोग कह रहे थे ऊपर से प्रेशर है, हम कॉकरोच जनता पार्टी वालों को हॉल नहीं दे सकते। ये रिसीट है उसकी, ये रिसीट है। लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया गया है, और ये बोला गया है, इनको धमकाया गया है कि अगर यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग आपके वेन्यू पर होती है, आपके हॉल में होती है, तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। सुबह से इस ओनर को कॉल आ रहे थे। अब ये उनका आरोप है कि हमको तो मीटिंग करने की भी जगह नहीं दिलवाना चाहती भारतीय जनता पार्टी। अब उन्होंने मीटिंग में जो भी करी तो उसमें निकला क्या? तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं कि जंतर मंतर के आगे क्या। तो जंतर मंतर का सीजन 2 आएगा। सीजन 2 आएगा मतलब जंतर मंतर का क्या, वो जंतर मंतर पर ही होगा। फिर जंतर मंतर पर लोग जुटेंगे, किस मुद्दे पर जुटेंगे, ये उन्होंने नहीं बताया। फिर उन्होंने कहा लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि तुम तो राजनीति करने आए हो। तो कहते हैं हम तो जोर से कहते हैं हाँ हम राजनीति करने आए हैं, हाँ हम पॉलिटिक्स करेंगे। क्योंकि ये भी चल रहा था ना कि ये लोग अपनी पार्टी बनाएंगे, क्या आगे जाकर के क्या राजनीति में आएंगे। तब उन्होंने कहा था कि हम केवल एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करना चाहते हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि हम खुल करके हम पॉलिटिक्स भी करने के लिए आएंगे। हालांकि उन्होंने अपना पहला मुद्दा ढूंढ लिया है, उसकी बात करते हैं। पहले आप सुनिए इन्होंने सीजन 2 पर क्या बोला। और आप किसी को अगर बोलना है कि नहीं सीजेपी पॉलिटिकल हो रही है, सीजेपी राजनीति करिए, कर रहे हैं राजनीति, अगर करेंगे राजनीति। मुझे तो लगता है ये लोग हर जगह जंतर मंतर बनवा कर ही मानेंगे। अरे हाँ, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। समीर जी, क्या है प्लान इनका आगे का? अब अभिजीत दीपके ने तो बता ही दिया है कि पार्ट 2 करेंगे, लेकिन किसी भी फिल्म का पार्ट 2 बनता है तो वो सक्सेसफुल नहीं होता। पहले ही पार्ट चलता है, सेकंड फिल्म का पार्ट इतना चलता नहीं है। धुरंधर जैसे अभी तो धुरंधर चल रही है, वो एक अफवाद होते हैं। अब धुरंधर बाद अफवाद था, बाकी जनरली ऐसा होता नहीं है। और दीपके साहब आप कोशिश कर रहे हो, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि हाँ राजनीति करेंगे। तो भैया जब राजनीति करने थी तो पहले खुल के कह देते कि हाँ हम राजनीति करने वाले। पहले ये नहीं कहना था कि हम प्रेशर ग्रुप बनाने वाले हैं। 12 लोगों की कमेटी बनाई, और अब इनकी जो रणनीति है, जो मतलब इनके अंदर की जो बातचीत चल रही है कि जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है उन राज्यों में इनका फोकस रहने वाला है। जहां आम आदमी पार्टी या अभी फिलहाल कांग्रेस है या विपक्ष मजबूत है, उन राज्यों पर अभी फोकस नहीं करेंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जगह बनाई, और उन्होंने जिन राज्यों को टारगेट करा है उसमें हरियाणा नंबर 1 है, पश्चिम बंगाल दूसरा राज्य उन्होंने लिया है, और अभी झारखंड भी ये प्लान लेकर चल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में उनको पता है कि उनको स्पेस मिलेगा नहीं। अच्छा, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग, संभाजीनगर के लोग तो अभिजीत दीपके को जानते होंगे ना, बाहर के लोग नहीं जानते। तो बाहर के लोगों के लिए वो तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इन्होंने पहला मुद्दा चुना है सर, स्कूल्स। बिल्कुल, स्कूल चुना है पहला मुद्दा लेकर चुना हुआ है। इन्होंने कहा है कि हम सारे सरपंचों से कहते हैं गांव के कि अपने गांव का स्कूल ठीक करो, वरना हम वहां जाके प्रदर्शन करेंगे। अब देश में जाने कितने लाख स्कूल होंगे, लेकिन उन्होंने ये कैंपेन शुरू कर दिया। मैंने कुछ वीडियो भी देखे, सरकारी स्कूलों में इनके वॉलंटियर जाकर के नारे लगा रहे थे, स्कूल ठीक करो, स्कूल ठीक करो, स्कूल ठीक करो। स्कूल की बात कोई भी करे, बहुत अच्छी बात है। संभाजीनगर में स्कूल नहीं है सर, सरकारी स्कूल नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, जहां नहीं, जहां संभाजीनगर में गए थे क्या, जहां सरपंच स्कूल पर ध्यान नहीं देगा वहां प्रदर्शन करेंगे। सर अभिजीत दीपके जिस स्कूल में पढ़े उस स्कूल में आज ही पानी टपकता है। अभिजीत दीपके गए क्या संभाजीनगर से स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल में, नगर निगम के स्कूल में पढ़े हुए, औरंगाबाद के, अब वो संभाजीनगर है, वहां पर वो गए क्या अभिजीत दीपके? बताइए त्रिपाठी जी, कुछ दिख रहा है दम? सर मूल रूप से बेईमान तिलचट्टे हैं।
रांची नहीं जा पाए, संसाधन तो नहीं होता है उतना इनके और इनके इकोसिस्टम के पास, और स्कूलों को ठीक करेंगे। स्कूल देश में कितनी बड़ी संख्या में खुल गए हैं उसका कुछ अनुमान है इसको, इन लोगों को क्या ये जानकारी है कि सरकारी विद्यालय जो बंद हुए, जिसका लेकर ये भी चलते हैं और राजनीतिक दलों के प्रवक्ता भी चलते हैं कि फलाना जगह, जैसे उत्तर प्रदेश का उधर 25,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, अरे 1 लाख प्राइवेट स्कूल खुल गए क्योंकि बच्चा सरकारी स्कूल में जा ही नहीं रहा। माँ बाप कहते हैं हम कुछ भी करेंगे लेकिन बच्चे को तो भेजेंगे प्राइवेट स्कूल में। कहाँ से ठीक करोगे आप? और क्या सचमुच क्या आपका कोई एजेंडा है, या जो आपको एक आदत लग गई है कि चलो ठीक है सोशल मीडिया पर हम क्रिएट करेंगे? अगर कहीं नारा वो लगा रहे थे तो सचमुच ये देखना चाहिए कि सारे लोग तो एक साथ घूमते रहते हैं। अब अगर उस वीडियो को थोड़ा फिर से दिखाएं तो दीपके बोल रहा और पीछे से रांका बेचारा 3 बार इधर मुंडी किया कि आ जाए, फिर रांका का सर आ गया वो उसका दीपके का। एक दूसरे के साथ जो लड़ाई हो, जरा समझिए, जहां इतनी मेच्योरिटी है कि एक बर्गर खा लेता है एक आदमी तो दहिया को बेचारे को बाहर कर दिया। अच्छा खासा बच्चा था, नाचता गाता था, सब कुछ ठीक करता था, उसको बाहर कर दिया। ये मेच्योरिटी है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छे खासे खाए पिए अघाए लोगों का समूह है जो अपनी पार्टी वार्टी करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। उनको लगा कि हाँ भाई हमारे पीछे इतनी बड़ी, कह रहे हैं सीजन 2 लाएंगे हम जंतर मंतर का। देखिए सीजन 2 मैंने एक दिन बहुत विस्तार से बताया था ना, और देखिए एकदम वही दिख रहा है कि ये ओटीटी जैसा है सब कुछ। तो सीजन वगैरह ओटीटी में आता है, सीजन 2 आ गया। ये मैंने बहुत पहले कहानी कुर्सी की में भी बहुत विस्तार से एक दिन मैंने बताया था, जो इनके मूवमेंट का मैंने अध्ययन किया है। ये सारे लोग उसी तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो चाहे आप सीजन 1 लाएं, चाहे सीजन 2 लाएं, चाहे सीजन 3 लाएं, मुद्दा तो वैसा ही रहता है। चलिए उदाहरण के तौर पर बात कर लेते हैं, किसी का प्रचार नहीं, लेकिन पंचायत में क्या वो मुद्दे बदल गए क्या? क्या वो विधायक बदल गया क्या वो रोड बदल गई क्या? देखिए आगे जाकर के कुछ भी करने के लिए ऐसे मूवमेंट को पहले तो ये देखना होता है मूवमेंट को मैं स्ट्रक्चर क्या दूंगा, अब मैं आगे किस तरीके से मेरे साथ कौन लोग जुड़ेंगे। कुछ तो आप व्यवस्था दोगे ना, पार्टी नहीं भी बनानी तो भी तो वो कुछ दिख रहा है क्या, कुछ फॉर्म लेता हुआ दिख रहा है क्या? ये क्योंकि पहले तो सब कुछ सिर्फ सोशल मीडिया पर था, उसके अलावा फिर इशू होना चाहिए आपके पास। अच्छा ये बात, अब इसमें कोई ढपी छुकी बात भी नहीं है, ना वो लोग इनकार करते इससे। मेजॉरिटी ऑफ देम ये आम आदमी पार्टी के स्कूल से निकले हुए लोग हैं। अभी तक साल 2 साल तक पहले तक ये बहुत एक्टिवली आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे, पदों पर थे इनकी टॉप लीडरशिप के लोग जो हैं, तो उसमें कोई शक नहीं। लेकिन तो क्या ये वहीं से गाइड हो रहे हैं, या हमने बाली बात की थी, क्या ये अपना कुछ अलग आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट कर पाएंगे? ब्रेक में भी ये जो है ये चर्चा चल पड़ी थी। सर बैकग्राउंड, कोई फॉर्म और आगे इशू, ये स्कूलों का जो मुद्दा उठाया है, जहाँ से आपने शुरू किया मैं वहीं से शुरू करता हूँ। स्कूल, पहले हम ये बात करें कि क्या वो जो इशू उठा रहे हैं वो गलत इशू है? बहुत अच्छा इशू है। तो स्कूल सबसे बड़ी चीज़ है, सरकार नहीं चिंता कर रही। सरकार का मतलब केवल केंद्र सरकार। इसमें भी केजरीवाल जी की छाप है। मैं उसी पर आ रहा हूँ, वहीं इसलिए मैंने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, स्कूलों की हालत सबसे ज़्यादा खराब है कहीं भी देश भर में। सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। सरकार के बजट में एजुकेशन में आप 4.6 से 2.5 पर आ गए हैं। स्कूल में टीचर्स नहीं हैं, जहाँ पर स्कूल है वहाँ पे बच्चों के लिए टॉयलेट्स नहीं है। ये सारी परेशानियाँ हैं। लेकिन उसके लिए आपने जो बात कही, क्या स्ट्रक्चर्ड तरीके से वो कोई एक मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि एक ये स्कूल जो है बहुत बड़ी समस्या है देश भर में, और देश भर में ही है, कहीं भी किसी भी राज्य में चले जाएं, किसी भी सरकार में चले जाएं, तो वो मुद्दा है। और ये जो मुद्दा है ये आप बिल्कुल ठीक करें कि आम आदमी पार्टी का छाप देता है। आम आदमी पार्टी भी स्कूल और हेल्थ से शुरू हो गया। सर एक मिनट में, रविशंकर प्रसाद जी की जो बीजेपी के सांसद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, राहुल जी के मुद्दे पर होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने अपना इस्तीफा दिया। तीसरी बात देखिए, वो बार बार कहते थे कि गृह मंत्री दिल्ली में पुलिस कार्रवाई पर जवाब दें। देख रहे थे आप, रोज उनकी मांग थी, उन्हें चलने नहीं दिया सदन। तो कल आपने देखा होगा कि माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं मीडिया को आकर के कहा कि मैं 24 घंटे पूरी बहस सुनने को तैयार हूं और उनके सारे तर्कों का जवाब देने को तैयार हूं। पुलिस में जो घटना हुई, एक एक बिंदु पर जवाब दूंगा। आपने देखा होगा। फिर हमारे किरण रिजिजू जी ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस विषय को उठाया, सदन में उठाया, बहस करने को तैयार हैं। माननीय स्पीकर साहब ने कहा आप बहस कराइए, तब उनके 2 शब्द विच आर फुलिश
मूर्खतापूर्ण कमेंट है, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। अगर उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया है तो त्यागपत्र दें, और नहीं दिया है तो अयोग्य नालायक मंत्री हैं तब त्यागपत्र दें। क्या राहुल गांधी, गवर्नेंस की आपको बेसिक समझदारी नहीं है क्या? कभी गृह मंत्री के आदेश से गोली चलती है क्या? क्या मतलब है इसका? इसका एक नॉर्म है, इसका एक प्रोटोकॉल है, जो वहां मैजिस्ट्रेट होते हैं, बाकी होते हैं, या पुलिस के डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उनसे पूछकर कार्रवाई की जाती है। तो फिर आपने विषय उठा दिया। तो अमित शाह जी तैयार हैं, 24 घंटा बैठने को तैयार हैं, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, हमें उनका इस्तीफा चाहिए। उनकी बहस सुन के क्या फायदा? तो जो वो सदन को 10 दिन से नहीं चलने दे रहे हैं, जब माननीय गृह मंत्री जी बहस के लिए तैयार हैं, तो कहते हैं उनकी बात को सुनना क्या? इसे क्या कहा जाए? राहुल गांधी, आपकी उद्दंडता से देश की राजनीति नहीं चलेगी। राहुल गांधी, द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटी ऑफ द कंट्री एंड पार्लियामेंट विल नॉट रन because under the pressure of your arrogance, sense of entitlement and exceptionalism, कि I will do anything in my own way, my way or highway। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। इसीलिए आपकी पार्टी की यह हालत हो गई है, आगे और भी होगी। लेकिन राहुल गांधी कोई लेसन नहीं सीखते हैं। इसीलिए आज हमने पूरी बातों को विस्तार से आपके सामने कहा। आज अंतिम दिन था, जब देखे कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी एम्बैरेसमेंट में है, तो सदन में हम लोगों ने देखा कि वो समाजवादियों के साथ राम मंदिर के चढ़ावे का विषय उठाने लगे। मतलब क्या है? आप आर यू होल्डिंग एनी पोजीशन? पहले नीट, उसके पहले चर्चा पीएम के दफ्तर घर के सामने गलत धरना लेकर के, बिना अनऑथराइज धरना लेकर के, उसके बाद फिर कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, फिर कहा कि मोदी जी जवाब दें, अमित शाह जवाब दें। जब अमित शाह तैयार हैं बहस के लिए तो वो इस्तीफा दें। ये हमने पूरा सीक्वेंस जो चला है पिछले 10 दिन का, 12 दिन का आपको बताया। हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। हम आपसे एक काम इन्होंने और सुना, हमने कहा सदन चलाना हमारी जिम्मेवारी नहीं, ठीक है ना? तो एक समय तो कहते हैं कि सदन जितना आपका उतना हमारा भी है, हमारी बात सुनिए, आप जवाब दीजिए, यही तो परंपरा है। तो आप बहस होने देंगे नहीं, आप सदन चलने देंगे नहीं, और फिर कहेंगे मेरी बात नहीं सुनी जाती है। तो ऐसे कैसे चलेगा? तो बाकी मैं बैनर पोस्टर की बात तो करता ही नहीं, आप सभी जानते हैं वो क्या होता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज देश को ये समझना पड़ेगा, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं, राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, राहुल गांधी अनुशासनहीन हैं, राहुल गांधी उच्छृंखल हैं, राहुल गांधी अहंकारी हैं, जिनके अंदर राजनीतिक मर्यादा का कोई स्थान नहीं है। I would like to repeat that Mr. Rahul Gandhi is irresponsible. Rahul Gandhi is yet to mature as a leader in the politics of the country. Rahul Gandhi is delinquent, or Rahul Gandhi has a great sense of arrogance and entitlement and exceptionalism, कि जो मैं कहूंगा वही होगा। और एक बात हमने पहले भी कही थी, सरकार में भी कहा है, कोई गोली नहीं चली है, कोई गोली नहीं चली है। अच्छा होता अमित शाह की बात सुनते तो जवाब पूरा दिया जाता। हम लोग भी बोलने के लिए आतुर थे। मैंने तो आग्रह किया था, थोड़ा सा युवराज के भाषण का जवाब मैं भी देना चाहूंगा माननीय गृह मंत्री के पहले, लेकिन हाउस चलने नहीं दिया। तो ये जो उनका फ्रस्ट्रेशन है वो उसको निकाल रहे हैं।
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। ये चिट्ठी आप लोग को मिली होगी जो माननीय गृह मंत्री जी ने लिखा था स्पीकर साहब को, हम आपके लिए इसको फिर पढ़ना चाहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको भी थे कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सरकार की ओर से संसद में नीट परीक्षा का छात्र आंदोलन। रविशंकर प्रसाद जी राहुल गांधी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि उनकी वजह से नहीं चली पार्लियामेंट। वो बार बार कहते हैं कि गोली चल गई, तो बड़े जोर से कहा कि फुलिश बयान है उनका, ये मूर्खतापूर्ण बयान है। उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल कहा, गैर जिम्मेदार हैं, इमैच्योर हैं। इमैच्योर का मतलब अपरिपक्व हैं, डेलिंक्वेंट हैं। तो मुझे भी देखना पड़ा गूगल, डेलिंक्वेंट का मतलब तो आरोपी, दोषी, अपराधी टाइप होता है। एरोगेंट हैं, मतलब उनमें अहंकार है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है उनके अंदर, जिससे वो बात करते हैं। मतलब आज तो झड़ी लगा दी इन्होंने राहुल गांधी के पीछे विशेषणों की। सर आप कुछ कह रहे थे, पहले इसी पे आ जाइए। अब तो ठीक है, वो पॉलिटिकल, इसको पॉलिटिकल जवाब की तरह से देखते हैं। ये सर पॉलिटिकल से ज्यादा है सर। फूलिश, इररिस्पॉन्सिबल, इमैच्योर, डेलिंक्वेंट, एरोगेंट, एंटाइटल्ड। वो तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल इंप्रेशन क्या गया? रविशंकर जी ने बताया कि इस सदन में सरकार दबाव में रही। आप कुछ भी कह लें, यही गया मैसेज, यही मैसेज गया है। बाकी जो कहना है वो कहें, इसमें कोई ऐसा बात बहुत सीरियसली आप लेते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को। जो अच्छी उनकी वो है, वोकैबुलरी अच्छी है, तो वो सर वो वोकैबुलरी जो है बड़ी तीखी हो रही जा रही है। बात ये है। देखिए, पहले तो तिलचट्टों के बारे में अब उस पर आ जाएंगे सर, पहले ये बोल लीजिए। नहीं, तिलचट्टों के बारे में आपने रोक दिया था। नहीं, अब वो कंटिन्यू कर लूंगा वो डिस्कशन, अभी इस पे बोल लीजिए। आपके मित्र भी हैं, उस पर दोबारा कर लूंगा। नहीं, देखिए, ये तो कुछ एक दो चार एडजेक्टिव छोड़ दिए, वो मेरी वोकैबुलरी में है, लेकिन आपके प्रोग्राम के मुताबिक ठीक नहीं होगा, तो इसलिए मैं उतना संयम बरतूंगा, ठीक है। नहीं तो मैं राहुल गांधी को वाकई इस देश के लोकतंत्र और देश हित में खतरा मानता हूँ। हमारे बगल में मित्र हैं, खड़े हमसे थोड़ा लंबे हैं, हमसे ज़्यादा परिपक्वता भी है, राजनीति के बहुत ज़्यादा फेरे लगाए हैं। पत्रकारिता के कारण हो जाता है, हम लोग में उतनी समझ नहीं होती है। लेकिन जब निशिकांत दुबे एक एक करके अटैक करता है पूरे गांधी परिवार पर, पंडित नेहरू से लेकर के जितनी कलई निकल करके आती है, और राहुल गांधी तक जब वो आता है, तो वाकई मुझे खुशी होती है और वाकई मुझे लगता है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है। भाषा की कटुता होगी उसमें। मैं किसी आप को गांधी परिवार से इतना बैर रखते हैं आप? देखिए, मैं गांधी परिवार को इस लोकतंत्र का कोढ़ मानता हूं, और फिर मैं इसे कहेंगे आप तो चार बात दोहराऊंगा। जो लोग कहते हैं, आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि संस्थाओं का, अरे फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया? सबसे पहले राइट टू स्पीच को ही तो कर्टेल किया सबसे पहले नेहरू ने, और उसमें क्या किया? ऑर्गेनाइजर में कुछ छप गया था, चलें खैर सर, उसको उस पर एफआईआर करवा दिया। इससे ज्यादा तो क्या कहेंगे आप? मैं तो मानता हूं, मैं तो, मेरा अपना मानना है, बाप अपने रहते अपनी बेटी को सत्ता देता है। बाप रहते, अपने अध्यक्ष रहते, गांधी को पत्र लिख करके कहता है कि मेरे बेटे को आप अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, मैंने कांग्रेस की इतना सेवा की है। और नेहरू अपनी बेटी को अध्यक्ष बनाते अपने जिंदा रहते हुए। तो कौन सी संस्था? अरे प्राइवेट लिमिटेड परिवार, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो आपने उसी समय से बना रखा है। सर ये पर्सनल हो गया है, मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, ये पर्सनल नहीं है सर, इस लोकतंत्र के लिए ये कोड है। पारिवारिक पार्टियां इस देश के लिए कोड है। बीजेपी के नेता भी, और रविशंकर जी तो बहुत सीनियर नेता हैं, और वो ऐसे शब्द बोल रहे हैं राहुल गांधी के लिए, मैं इसको सामान्य नहीं मानता। लेकिन जब पर्सनल तब होते हैं आप जब आप रैशनल नहीं हो, आपके पास जवाब नहीं है। पर्सनल आज पार्लियामेंट में क्या किया वो तस्वीर आपने देखी? अच्छा, कोई भी हो, मतलब जो भी पर्सनल होता है उसका मतलब है उसके पास उसका लॉजिकल जवाब नहीं है। कोई भी हो जो भी बोलता है पर्सनल, जब भी आप कमेंट करते हैं उसका मतलब है कि आपके पास उससे हमला करने के लिए लॉजिकल जवाब नहीं है। देखिए, ये खतरा तो बढ़ ही गया है। हालांकि कमाल ये है कि आज ही कहानी कुर्सी की में हमने वो वाले पर बात कर ली है, अब इस पर भी बात करनी पड़ रही है, जिसमें मोदी जी, खड़गे जी, प्रियंका जी, सब लोग एक साथ हंसते मिल रहे थे। और अभी हम ये भी बात कर रहे हैं कौन कौन से शब्द, अच्छा हमको तो, हम लोग हिंदी वाले लोग हैं तो अंग्रेजी के इतने शब्द आते ही नहीं, डिक्शनरी देखना पड़ेगा। लेकिन इसका सीधा सा मतलब हुआ है कि दोनों तरफ बातचीत की गुंजाइश समाप्त है। असली मसला
यानी ये सत्र समाप्त हो गया इतना भर नहीं है, अब दोनों अपने अपने तरीके से अपने एजेंडे को सूट करने के लिहाज से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कमाल की बात यह है कि कुछ चीज़ें होती हैं, आंदोलन में कुछ हुआ, आज पवन खेड़ा साहब जो किया है, उन्होंने सदन के बाहर सारे कांग्रेसी सांसदों उन सब के साथ वो बंदर लेकर घूम रहे थे। अच्छा, उसके बाद किसी ने 56 लिख के छोड़ दिया है। अब कांग्रेसियों को कौन समझाए कि भाई राहुल जी की उम्र भी 56 है। मतलब समझना चाहिए, बंदर का फोटो लगा के और उन्होंने 56 लिख के छोड़ दिया है। अब कांग्रेसी हैं वो, मैं क्या कहूँ, सोशल मीडिया कैंपेन वाले लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें तो जरा सा हुआ नहीं कि दूसरी तरफ चला जाएगा। सवाल ये है कि इस स्तर तक चले गए, यहां तक बातचीत होने लगी, तो कोई कहेगा कि भाई पहले भी तो ये सब होता था, पहले भी तो एक दूसरे पर तीखे तंज करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन इतनी मर्यादा बचाकर रखी जाती थी और उसमें भी हास्य व्यंग का पुट ज्यादा होता था। जब आप निजी भी हमले करते थे तो हास्य व्यंग का पुट। आज रविशंकर जी का बयान बता रहा है कि अब मामला बहुत कड़वा आगे जा चुका है। लेकिन सर मानसून सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन मेरी चिंता तो दूसरी है ना सर, अब विंटर सेशन आएगा और अब 2029 तक क्या हमें पार्लियामेंट ऐसे ही दिखेगा लोकसभा के अंदर कि वो चाहे बजट सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, चाहे विंटर सेशन हो। अब ये मान लें कि लोकसभा में अब बहस नहीं होगी और यही आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, इसका कोई रास्ता नहीं निकलने वाला है, क्योंकि सत्ता पर विपक्ष के जो संबंध आपस में जितने कटुतम हो चुके हैं, जितनी एक दूसरे के प्रति नफरत हो, कटुतम हो, द्वेष भाव आ गया है, क्या पार्लियामेंट ऐसी चलने वाली है? तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टी के सीनियर लीडर चाहिए, बैठना चाहिए और इसका रास्ता निकालना। कौन बैठेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे कितना लंबा अनुभव है सर, मल्लिकार्जुन खड़गे ना, तो देखिए पार्लियामेंट कैसे चलती है, वो बैठे। सर सॉरी, रोक, ब्रेक का समय हो गया, आगे बात कर लेते हैं और